मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगेन आज फिर हिंदी। तो हिंदी का बसंत बुक से हम तो पहला जो पोएम था, कविता था, हम पढ़ चुके थे। अभी दूसरा चैप्टर बचपन। ओके, इसका लेखिका है कृष्णा सेवती। कृष्णा सोवती। तो इसका नाम बचपन क्यों रखा गया? ये जो कृष्णा सोवती है वो अपने बचपन के बारे में बोलती है। अब जब अपनी दादी माँ की नानी माँ के पास बैठोगे तो वो अपने बचपन की कहानियाँ हर वक्त बोलती रहती है। आपके पास अगर आपकी दादी माँ नानी माँ हो तो आप पूछ सकते हो कि उनकी बचपन कैसा था और आपका बचपन अभी कैसा है। आप जब कंपेयर करोगे तो आपको मजा आएगा कि उनके पास क्या क्या सुविधाएं थी या नहीं थी और आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, और इसमें वो अपनी लाइफ को वो कैसे एंजॉय करती थी और आप अभी अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करते हो। तो आप उनसे पूछ के ये बता सकते हो। तो इसमें जो है वो लेखिका वो आपकी कुछ दादी माँ नानी माँ की एज की ही होगी। तो वो अपने बचपन में क्या क्या करती थी, क्या क्या खाती थी, क्या क्या पहनती थी और वो क्या क्या काम करती थी, तो उसके बारे में वो इसका जो पाठ में वो जो लेखिका वर्णन की है। तो मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। तो वो फर्स्ट लाइन में लिखी है कि बचपन की ओर ले जाऊंगी मीन्स वो अपने बचपन के बारे में हमें कुछ हमसे वो शेयर करना चाहती है। तो मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी, परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। तो वो बोली कि मैं इतनी एज में आ चुकी हूँ, शायद वो 50-60 एज की कुछ होगी। तो वो बोलती कि मैं अभी जो जिस एज में हूँ तुम मुझे दादी बुला सकते हो, नानी बुला सकते हो, और मुझे अपने परिवार में सब जीजी बुलाते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र की सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। तो वो बोली कि मैं अभी कुछ उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ क्योंकि मैं पिछले शताब्दी में पैदा हुई थी, पिछले सेंचुरी में। तो इसलिए वो बोल रही कि मैं अभी बहुत बड़ी हो गई हूँ, मैच्योर हो गई हूँ मैं, और मैं छोटी बच्ची नहीं रही। इसलिए मेरे दिमाग में कुछ बदलाव आया है, इसलिए कि मैं पिछले शताब्दी में पैदा हुई थी। और मेरे जो पहनने का ढंग में कुछ बहुत बहुत बदलाव आया है। मीन्स तुम्हारे दादी नानी जो बचपन में जो पहनते हैं अभी पहनते हैं कि उनमें बहुत बदलाव आ जाता है। एज वाइज हमारे टेस्ट भी चेंज होता रहता है। जो बचपन में होता है थोड़ा बड़ा होता है टेस्ट चेंज होता है, फिर बड़े होंगे तो और थोड़ा हमारे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारा दिमाग के वजह से बहुत कुछ चेंजेस, चॉइस में भी हमारा बहुत बदलाव आता है। तो वो बोले कि पहले में बहुत रंग बिरंगे पूरा डार्क कलर, ब्राइट कलर का कपड़े वो पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी कलर। अब मन कुछ ऐसा करते हैं कि सफेद पहनेंगे। तो जब बड़ा हो जाते हैं लोग, बड़े एज जब 50-60 में आ जाते हैं तो उनमें कुछ मेच्योर आ जाते हैं और वो इतने जो डार्क कलर पसंद नहीं करते हैं। वैसे ही ये लेखिका भी कुछ लाइट कलर पहनना भी पसंद, जैसे सफेद कलर, लाइट पिंक ऐसे पहनना उन्हें पसंद है। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी, पहले फ्रॉक, फिर निकर विकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अभी चूड़दार और घेरेदार कुर्ते। तो बोले मैं जब बचपन में थी तो बहुत सारे रंग के, बहुत सारे डिजाइन के, जैसे फ्रॉक, फिर कुर्ते, स्कर्ट और ट्यूनिक, ये सारे तरह के कपड़े में पहनी हूँ। आप जब जाओगे अभी बाजार में, पहले मिलता नहीं था, फिर भी अभी बाजार में जाओ तो आपको बहुत सारे डिजाइन के, बहुत सारे कलर के, बहुत सारे वैरायटी के आपको कपड़े मिलेंगे। आप सब ट्राई करते हो। तो वैसे वो भी सारे तरह के कपड़े पहनी है। और अभी क्या करती है, चूड़ीदार, कुछ घेरेदार फ्रॉक अभी पहनती है।
बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। तो बचपन में हम देखे होंगे, तुम्हारा भी कुछ चॉइस ड्रेस होगा, बचपन में हो कि अभी हो, आप वो ड्रेस आपको अभी सपोज आप बड़े होगे, वो ड्रेस आप और पहन नहीं पाओगे, वो आपको फिट नहीं आएगा। फिर भी वो जो ड्रेस आपको चॉइस में आपके दिमाग में रह गया होगा कि हाँ मैं उतने इतने सुंदर है मेरे एक ड्रेस था। आप जब बोलोगे मेरे पास बहुत सुंदर एक फ्रॉक था, मेरे पास बहुत सुंदर एक घाघरा था, मेरे पास बहुत सुंदर एक जीन्स था, तो वो पहन नहीं पाओगे तो उसे याद करोगे हर दिन। तो वो भी कुछ अपने पसंदीदा फ्रॉक को याद कर रही है। हल्की नीली और पीली धारों वाली फ्रॉक, पीली नीली कलर के बॉर्डर वाले फ्रॉक, गोल कलर और बाजू पर गोल कलर जो होता है हमारे गले में वो कलर गोल, बाजू में भी गोल डिजाइन, कुछ ऐसे हल्के गुलाबी रंग बारीकी चुन्नों वाली घेरेदार फ्रॉक जो बारीकी काम किया होगा, नीचे गुलाबी रंग की फ्रेल, फिर गुलाबी रंग का जो बॉर्डर भी दिया जाता है फ्रॉक में, वो सब था, वो सब याद कर रही है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगी रिबन चलन था। आप अगर पुराने फिल्म देखोगे ना, हेमा मालिनी का की, वो नरगिस का की, और कुछ बहुत पुराने फिल्म देखोगे तो देखोगे उनमें बालों में एक रिबन बंधा होगा, मैचिंग ड्रेस का मैचिंग, वो बालों में चोटी बना के रिबन पहने होंगे। और उनके जो ड्रेस अगर कुछ पहनेंगे, जीन्स वगैरह पहनेंगे, तो उनकी पॉकेट में एक स्टाइलिश रुमाल फोल्ड करके रखा गया होगा, तो वो भी वैसे पहनते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी, तो प्लेटो वाला बड़े कलर का लेमन कलर का जो ग्रीन कलर लाइट ग्रीन, तो गर्म फ्रॉक क्या होता है, स्वेटर, तो उनका एक फ्रॉक जैसा स्वेटर था और नीचे फर मीन्स जैसे क्या पर, पक्षियों का पर होता है ना, फीदर्स, वो सब नीचे डिजाइन थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, आप ट्यूनिक ड्रेस पहनते हो तो वो भी उनका था, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरे ग्रे और साथ सफेद कोटी। तो आप एक ट्यूनिक जो पहनते हो जींस में, अंदर एक आपको टी शर्ट पहनना पड़ता है, तो 2 कलर कॉम्बिनेशन होता है। तो उनका भी एक था, एक चॉकलेट रंग के अंदर कोटी प्याजी रंग, फिर दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी, जो अंदर का टी शर्ट सफेद रंग का। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हम अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वो नौकर या नौकरानी की नहीं दिए जा सकते, इसके सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार के सुबह इसको इसी में लगते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते थे तो पॉलिश की चमक उभरने लगते थे। तो अभी क्या होता है, आपके यूनिफॉर्म जूते सब साफ करना मम्मी का ड्यूटी, मगर जब उनकी लेखिका के बचपन में थी तो वो सब काम उनका था, मैंने खुद का काम खुद करो। तो पेरेंट्स उन्हें छोटे बच्चे से उन्हें अपना काम खुद करने की सलाह देते थे, इसलिए उनको अपने मोजे और जूते खुद साफ करना पड़ता था। जूतों को पॉलिश करके उसके ब्रश में या कपड़े से जब वो रगड़ते थे, उस जो शूज का शाइनिंग और ज्यादा होता था। सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते थे उसके साथ छालों का इलाज शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। तो पहले जब जूते सब आप जैसे अभी आरामदायक जूते अंदर फोम होगा तो आप पहनने से आपको पैरों को तकलीफ नहीं होता है। अब जो जूते बनते हैं, मगर पहले जो वो पूरा हार्ड होता था। बूट अगर नए जूते पहन लिए तो पहले क्या कहते, थोड़ा टाइट जूते खरीदेंगे, चलते चलते वो थोड़ा ढीला हो जाएगा सोच के, तो जब वो टाइट जूते पहनेंगे ना तो अपने जो उंगलियों में छाले पड़ जाते थे। तो वो जब नए जूते करते तो छाले तो जरूर पड़ेंगे, उनको पता था। थोड़ा चलेंगे तो वो पैरों में जैसे छोटी उंगली में कुछ सूजन जैसा हो जाएगा। तो उसको क्या करेंगे, नए जूते पहनने से पहले जो जूतों के अंदर रुई रखा जाएगा कि वो आराम देगा। मगर अभी जो जूते आते हैं ना, अपने अंदर से पहले से वो फोम जैसा होता है, नरम जैसा होता है, इसलिए हमारे पैरों को कुछ नहीं होता, नए जूते हो या पुराने जूते हो। तो वो बोलती है कि अभी बहुत उनके बचपन से आज के बचपन में बहुत फर्क है। हम शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल का
और या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। ये एक मुश्किल काम था। शनिचर के सुबह से ही नाक में इसमें गंध आने लगती। छोटे शीशे की गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उसे देखने ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वो शनिवार की दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाले नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो शनिवार के दिन उनको एक दवाई जो कैस्ट्रोल ऑयल दिया जाता था, वो ऑयल थोड़ा शायद कड़वा था, तो वो बाउंड पीना। छोटे बच्चों आप देखोगे घर में अगर आप नानी दादी होगी तो वो क्या करेंगे, नीम के पत्ते हल्दी सब पीस कर वो आपको संडे के दिन आपको देते होंगे, इसलिए कि हमें कोई डिजीज ना हो, कि स्किन डिजीज ना हो। तो वैसे उनके घर में उनको ऑयल पिला जाता था। तो वो जनरली ये जो मेडिसिन खाना बच्चों को पसंद नहीं, वैसे लेखिका को भी पसंद नहीं थे। जब शनिवार आ जाएगा तो उनको पहले से मेडिसिन खाने से पहले उसका स्मेल आता होगा। आपको वैसे ही नीम को देखते ही आपके गले में कड़वापन आ जाता है, तो वैसा स्मेल आता था और वो पीने की बाउंड। और वो अभी बोलती हैं अगर वो देते थे, मगर अभी ना भी खाते तो हमारे शरीर में कुछ असर ना होता, मगर बड़ों की बात मानकर हमें वो पीना पड़ता था। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गए। जो इंटरेस्ट जो हमारे बचपन में जो खाने पीने की या पहनने की इंटरेस्ट थी, अभी बच्चों में बहुत फर्क है। कोई पूरा चेंजेस आ गया कि उनकी पसंद में बदल गया। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, ग्रामफोन वैसे एक राउंड सीडी जैसा एक बड़ा सा कैसेट होता था, वो सुनते थे। मगर अभी तभी रेडियो नहीं था, टीवी नहीं था। ओके, तो हमारे बचपन में कुल्फी आइसक्रीम हो गई थी। जो कुल्फी थी अभी आइसक्रीम हो गया। आप आइसक्रीम खाते हो डिफरेंट फ्लेवर के, तभी कुल्फी मिलती थी। और कचौड़ी समोसा तब खाते थे, अभी पेस्ट्रीज आप जब पिज्जा बर्गर ये सब खाते हो, कचौड़ी समोसे वो सब कोई पसंद नहीं करता। अभी वो बच्चे अभी दुकान में जाएंगे तो सिर्फ पिज्जा बर्गर पेस्ट्रीज चाहिए उनको। सहतूत और फालसे और शरबत, खसखस के शरबत कोक, अभी शरबत कोई नहीं पीने के लिए पसंद करता। अभी सब कोक पेप्सी डिफरेंट टाइप के थम्स अप फंटा ये कोको कोला ये सब आ गया है, तो बच्चे वो सब पीना पसंद करते हैं। शरबत दोगे तो उन्हें पसंद नहीं। उन दिनों कोक नहीं थी, लेमनेड बिमोटी मिलती थी। कोको लेमनेड बिमोटी वो सब कंपनी शायद अभी बंद हो गया, तो वो मिलती थी। मगर अभी सब कोक पेप्सी कोको कोला सब पीते हैं। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेसर और डेबिको रेस्टोरेंट में चॉकलेट और पेस्ट्रीज मजा देने वाले थे। जो शिमला और दिल्ली में रेस्टोरेंट सब थे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट वहाँ थे, तो वहाँ पे चॉकलेट और पेस्ट्रीज मिलते थे। तो हम भाई बहन की ड्यूटी लगती शिमला मॉल में ब्राउन ब्रेड लाने। तो वो भाई बहन की ड्यूटी क्या थी, वो मॉल में जाएंगे और वहाँ से ब्राउन ब्रेड लेके घर को आएंगे और खाने की उनका ड्यूटी था। तो हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, तो उनके जो घर था ना मॉल के पूरे पास ही था। तो एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान, तो एक उनके घर से थोड़ा जाना था, चढ़ाई थोड़ा ऊंचा। फिर उसके बाद क्या था, गिरजा मैदान, गिरजा थी उनका एक ग्राउंड था, उसमें पहुंच जाते, फिर वहां से उतरे, फिर उठे फिर उतरे, ऐसे लैंड था उनका। तो उतरने पर ही वहाँ पास ही मॉल था। तो कन्फेक्शनरी काउंट पर तरह तरह की पेस्ट्रीज और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी में वो जो कन्फेक्शनरी फर्स्ट जो रेस्टोरेंट के फर्स्ट जो मॉल के फर्स्ट हॉल था, तो वहाँ पे बहुत सारे वेराइटी के चॉकलेट्स पेस्ट्रीज सब था। अभी जैसे मॉल में आपको मिलता है, आप जाते हो खुद पसंद करके अपने पसंदीदा चॉकलेट पेस्ट्रीज सब लाते हो, वैसे था वो। क्या बहुत आपको देख के ललचाते, आप देखो सब खाने को मन करेगा, सब लाने को मन करेगा, ऐसे वो भी मन भावनी मीन्स वो जाके जैसे सब वो ले जाएंगे उनको मन में आता था, लालच आता था। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट, तो तभी क्या था, पेरेंट्स बच्चों को कंट्रोल में रखते थे और बच्चे भी पेरेंट्स के बात को मानते थे। अभी तो वो पूरा बदल गया, आपको डेली चॉकलेट चाहिए, आपको डेली पेस्ट्रीज चाहिए, आपको डेली पिज्जा चाहिए। मगर तभी हफ्ते में एक दिन ही उनको चॉकलेट दिया जाता था। जैसे एक दिन मेडिसिन खाने के लिए बाउंड और एक दिन ही उनको चॉकलेट खाने को परमिशन थी।
सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी की शौक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेकर खाती। तो वो क्या बोल रही है, वो जब चॉकलेट खरीदती थी तो वो सडन से वो नहीं खाती थी, वो लेके अपनी जो घर में साइन बोर्ड में रखती थी और उसको रात को खाने के बाद जब वो बिस्तर में जाती मजे ले लेकर, जो थोड़े थोड़े, आप भी, आपका वैसे कुछ बच्चों का हैबिट होगा कि आपको जब कुछ पसंदीदा चीज में आप फटक से नहीं खाएंगे, मजे लेकर थोड़ा 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 खा के आप खाते हो। तो ये बहुत सारे बच्चों का ये हैबिट है। तो वो भी लेखिका भी वैसे ही अपने बिस्तर के ऊपर रह के थोड़ा थोड़ा करके खाती थी। ओके, तो शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कस्मल, जो सोच कर कि मुंह में पानी भरा है। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाने वाले, फिर छिलके उतारकर मुंह में। तो जो बादाम और जो कुछ फल, खट्टे मीठे फल, लाल गुलाबी रसभरी जो फल, ये सब कुछ तब मिलता था जब वो जो चेस्टनट क्या होता है, जो आपके बादाम आप भूनने थे उसको छिलका निकल कर खाना पड़ता है। फिर चने जोर गरम और अनारदान के चून, और गरम गरम चने भी, अनारदान के चून, ये सब चीज तब मिलते थे। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वो अब भी नजर आती है। जो आप जो देखोगे चने खाओगे तो आपको वो न्यूज़पेपर, पुराने पेपर में आपको ऐसे बना के आपको देता है, आपको पता है वो वाला ऐसे कोन जैसा होगा, वो वाला ऐसे कोन जैसा, नीचे कोन वाला, ऊपर खुला होगा, आराम से आपको हाथ में डाल के खा सकते हैं। तो ये कोन जैसा अभी भी पहले था, अभी भी वो सिस्टम है। ओके, पुराने कागज से बनाई हुई रस पुड़िया में मीरा हाथ की कमाल है, नीचे से तिरछी लपटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आराम से हथेली में आ जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम, ये फिल्म में एक गाना है, चना जोर गरम बाबू लाया मजेदार बाबू चना जोर गरम। उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को, ये बच्चे वो चना खा खा के ये गाना गाते, ये फेमस फिल्मी गाना तब था, वो सब गाना गा गा के वो चना खाते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला, तो आप देखे होगे जब खाने जाते हो आपको मसाला चाहिए, थोड़ा मिर्ची डालो, मसाला डालो, जो भी चीज आप चाट खाते हो कि गुपचुप खाते आप बोलते हो दुकानदार को, तो वैसे ही तब भी बच्चे क्या करते थे, जो चना खाते थे वो दुकानदार को बोलती थोड़ा मसाला छिटको, थोड़ा मिर्ची छिटको। फिर गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती, मीन्स वो चल चल के, आप बीच में जाते हो ना चना खा खा के घूमते हो, पार्क के जाते हो तो कुरकुरे ले सब खा के घूमते हो, तो वैसे ही वो भी वो चना पुड़िया लेके खा खा के वो पूरा गिरजा मैदान में घूमते थे। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने के खास ही लय रफ्तार थी, जो चल चल के खा खा के मजा, वो एक बचपन का। छूटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे की, जो शिमला में वो बहुत मजे की, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी मौका मिल जाता, तो वहाँ पे क्या करते थे, शिमला में हर बच्चे वो मजा करते थे। हम जाने क्यों घोड़ों की कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। नैनीहाल के घोड़े को पुष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी, तो वो भी घोड़ों पर बैठ के मजा लेते थे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू की पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती लगती थी, जिसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे थे। तो उनके घर के पास एक चर्च भी थी और चर्च के सामने शाम को पूजा होता था, एक घंटा होता है आपको पता है, तो जब घंटे को मारते तो ऐसा लगता है कि जैसे खुद यीशु कुछ जो लोगों को कुछ बोलते हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैला रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों में मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर रौनक और मॉल की दुकान पर चमक भी क्या कहने। स्टैंडल पॉइंट पर फिर भीड़ उबड़ता कोलाहल। तो फिर क्या होता है, जब ये शाम हो गया, चर्च में पूजा हो गई, फिर क्या होता है, मार्केट में सब लाइट लगने लगे, स्ट्रीट लाइट, दुकानों में, मॉलों में रंग बिरंगे लाइट सब जो लगने लगे, जो बहुत सुंदर दिखाई दिए। तो स्टैंडल पॉइंट में जो एक मॉल है, वहाँ पे भीड़ की शब्द सुनाई दी।
सर्वर्स कैंडल पॉइंट की ठीक सामने उन दिनों की एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ है। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन। तो वहाँ का तब का एक ट्रेन फेमस नेम जिसका नाम था शिमला कालका। तो उस मॉल के सामने एक दुकान था, उसका एक शिमला मॉल ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था। ओके, तो वहाँ पे जैसे एक स्टेशन बना गया थी, पटरी बनी थी, जैसे ट्रेन जाता है पटरी, छोटे छोटे डिब्बे ट्रेन की, और उसकी छलकता स्टेशन, सामने सिग्नल देता हुआ खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। ओके, सारे एक जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म का पूरा मॉडल बना हुआ था। पिछले सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, तो तेज रफ्तार वाली गाड़ी थी शिमला कालका, तो उसका एक मॉडल था लोग देखने के लिए। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब उनके आवाज आती तो बच्चे उन्हें देखकर बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। यदि देखो तो वो गायब। उसकी स्पीड इतनी तेजी लगती कि गाड़ी में मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान होती जो भी कभी ना भूलती। ये वो दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था, वहाँ आकर डॉक्टर अंग्रेज थे। तो वो बोले कि तभी उड़ा जहाज भी जो आप जो बोले एरोप्लेन भी जाता था, तो उसमें क्या होता था जब वो आती थी तो ऐसे लगता था कि जैसे एक बड़ा सा पक्षी, भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है और छटक से वो गायब हो जाती। ओके, हवाई जहाज तो वो क्या होती, छटक से वो गायब हो जाती। तो जब वो शब्द सुनाई देता तो सारे बच्चे बाहर दौड़ते उसे देखने के लिए। और एक भी उसका उनको एक दुकान याद है उनके टाइम का जहाँ वो अपना पहला चश्मा बनाए थे। वो एक अंग्रेज डॉक्टर बनाए थे। शुरू में चश्मा लगना बड़ा अटपटा, छोटे बड़े मेरे चेहरे पर और दिखती और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती थी कि दूर देर पहनने से एक उतर जाएगा। तो वो उनकी आंखों में कुछ खराबी आने से वो चश्मा पहने थे। तो जो भी देखते बोला अरे इतनी छोटी सी उम्र में चश्मा, क्या ज्यादा टीवी तो नहीं था, फिर भी कैसे चश्मा लगा। तो डॉक्टर जो पहले उसे चश्मा दिए थे वो बोले थे कि कुछ दिनों पहनने के बाद आपको उतर जाएगा, पावर थोड़ा कम हो जाएगा। तो जैसे भी डॉक्टर ये बात लोगों को एक्सप्लेन करते थे कि हाँ कुछ दिन पहन के मैं निकाल दूंगी। तो वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। मगर वो बूढ़ी हो गई, वो चश्मा पहनी है, नंबर बस कम होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी में छोड़कर रात की टेबल लैंप के सामने काम करोगे तो इसका अलावा और कुछ क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो कैसे लग रही है। तो उनका आँख क्यों खराब, तभी क्या मोबाइल था क्या टीवी था, को देख देख के उनकी आँख खराब हो गई। मगर वो दिन भर कुछ काम नहीं करते थे। रात में जब सो जाते हैं तो वो छोटा सा टेबल लैंप, जब चारों तरफ अंधेरा होगा और छोटी सी लाइट में आप देखोगे तो आँख जरूर खराब होगा। आप रात में लाइट बंद करके मोबाइल देखोगे तो आपका आँख जरूर खराब होगा। तो वो क्या करती थी, रात के टेबल लैंप में काम करती थी, इसलिए उनका आँख खराब, वो एक्सेप्ट कर रही थी इसलिए मेरा आँख खराब हुआ। तो जब मैंने चश्मा, लोगों तो कमेंट दिए कि आप क्यों चश्मा पहने हो, तो उनके चचेरा भाई था, वो बहुत कुछ उन्हें चिढ़ाने लगा चश्मा। तो एक गाना गाया, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यही नहीं लड़की को मालूम सूरत बने लंगूर की। जो चश्मा पहना तो उसके चचेरा भाई ने उन्हें चिढ़ा कर बोला कि तू चश्मा पहने की दूर की देख सके, मगर तुझे पता नहीं कि तेरा चेहरा लंगूर बंदर जैसा लग रहा है। ओके, मैं सीजी की सूझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। तो वो गाना अच्छा था, मगर उसके ऊपर क्या गया, वो चचेरा भाई बोला कि तुम लंगूर जैसा लग रहा है। तो वो बार बार जाके आईने के सामने अपने आप को देखे, सचमुच क्या मैं लंगूर लग रही हूँ। जब वो चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी होगी। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ। तो वो क्या लगी, जब वो चचेरा भाई बोल के चला गया कि तुम तो लंगूर जैसे लग रहे हो, तो वो जाके आईने के सामने खड़ी हो गई और देखने लगी अपने आप को कि क्या मैं सचमुच से लंगूर लग रही हूँ। निकाली, एक करने से मैं कैसे लग रही हूँ, फिर पहनी कैसे लग, तो बार बार ऐसे करते रहे, कंपेयर करते रहे, इधर मैं लगाने से अच्छी लगती हूँ कि नहीं लगाने से, क्या मैं लंगूर लगती हूँ कि नहीं। तो वो कंपेयर करती रही, हाँ ना में कंफ्यूज हो गई। मैंने अपने छोटे भाई को टिपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा। वो क्या कि पहले अपने छोटे भाई का टिपा, टोपी, कैप अपने सर
पर लगाए तो फर्स्ट टाइम आप जो भी ट्राई करोगे आपको अजीब लगेगा। ओके, तो उनको अजीब लगा, अच्छा भी है और मजा के वो उनको अच्छा भी लगा, अजीब भी लगा। आप जो पहले टाइम कुछ भी ट्राई करते हो आपको सोचते रहते हो शायद कोई बुरा भला कहे, तब की बात थी जब अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गए, तो तब वो थोड़ा अजीब लगा। अभी वो आराम से वो जो कैप पहन के घूमती है, अभी कुछ नहीं लगता, चश्मा भी पहनती है, कैप भी पहनती है। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगा। आप देखोगे जो आपको एक पर्सन आप देखोगे हर दिन वो चश्मा पहनता होगा, अगर वो चश्मा निकाल देगा तो आपको और लगेगा कि आपको फेस में कुछ खाली खाली है। और जो हैबिचुएटेड हुए अगर वो बिना चश्मा के बाहर जाएगा तो उनको जैसे लगे कि वो कुछ भूल गया हो। तो जो हैबिट जिसका आपको वॉच पहनने की हैबिट है, चश्मा पहनने की हैबिट है, कैप पहनने की हैबिट, तो आपको वो अगर छूट जाए तो आपको लगेगा कि आप कुछ भूल गए हो। तभी की बात याद आ गया वो टिप्पा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। तो अभी भी मुझे याद है वो टोपी, चश्मा, काल फ्रेम का चश्मा का फ्रेम था काला और वो लंगूर की सूरत। इन दिनों शिमला में शहर की टोपी लगाना, अभी मैं टोपी पहनती हूँ अगर मुझे कुछ अजीब नहीं लगता। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टा ओढ़ना और कहाँ सह सलाती वाली हिमाचली टोपी है। तो पहले वो क्या दुपट्टा ओढ़ती थी, अभी दुपट्टा जरूर नहीं, एक टोपी पहन लो, आराम है। ये उससे आरामदायक है और डिजाइन वाला, और उनके बाद बहुत सारे शिमला की टोपियाँ भी वो कलेक्ट कर चुकी थी। तो दिस इज ऑल अबाउट, तो ये कंप्लीट है उनके बचपन के बारे में। तो आप लोग क्या करोगे अपने बचपन, आपको पता है आप कैसे जीते हो, अभी आपको क्या क्या फैसिलिटी है, आपके पेरेंट्स आपको क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं। आप अपनी दादी माँ से बात करोगे, नानी से बात करोगे, उनके बचपन कैसे थी एंड यू कंपेयर, आपका बचपन अभी उनसे बेटर है कि नहीं। अगर बेटर है तो आपको अपनी मम्मी पापा को स्टॉप कंप्लेन, आप जो कंप्लेन करते हो ना वो कंप्लेन करना बंद कर दो, क्योंकि आप अच्छे हो। उनके टाइम में क्या था तो उनके बचपन में क्या था उससे शायद अच्छी चीजें सीखने की चेष्टा करो और अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना सीखो। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो मुझे लगता है कि आपको ये कहानी पसंद आया होगा। आप फिर थोरोली ये कहानी को पढ़ो और समझो। थैंक यू।